नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, हमेशा और सदैव अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो भारत विभाजन है, देखिए भारत विभाजन को ये थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत विभाजन जो है हमारे देश की सबसे बड़ी, भारत राष्ट्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। इससे बड़ी इतिहास में कोई त्रासदी है नहीं। इसको ढकने के लिए और उसके बराबर किसी और घटना को ला करके इसको छोटा करने के लिए कोई भी साजिश की जाती है, उस साजिश को नकारते हुए हमारे प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे प्रत्येक भारतीय अवाम का कर्तव्य होता है कि इसको बहुत गौर से देखें, गौर से समझें। भारत का विभाजन जो है भारत के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी है और उसमें सिर्फ दो देशों का बंटना नहीं है, उसमें दो ऐसे भाइयों का बंटना है जो कि कुछ ही दिन पहले बंटना ही नहीं है, आपस में मार काट, आपस में ही मार काट करके 25-30 लाख लोग आपस में मरे हैं। वो कौन भाई जो कुछ ही दिन पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़े थे, आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। तो ये त्रासदी है और 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े थे। तो 15 अगस्त 1947 को जो, या 14 अगस्त 1947 को जो देश का विभाजन है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। इतना बड़ा खून खराबा और उन दोनों भाइयों में, मतलब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और या सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इनमें जो कि साथ साथ आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, इनमें इतनी वैमनस्य भी अब खून खराब। और बात यहीं तक नहीं, फिर वो जो टुकड़ा पाकिस्तान का निकला, वह भारत विरोधी साम्राज्यवादी ताकतों के गोद में जाकर खेला और अभी भी खेल रहा है। और उसका पहला नमूना बताया गया कि 1965 में यही अमेरिका उसी पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था, यह दुनिया के सामने घोषित करके ये पैटर्न टैंक किसी भी तरीके से किसी के द्वारा भी तोड़े नहीं जा सकते हैं, हराए नहीं जा सकते हैं, ये अजेय हैं, इनविंसिबल है। और पाकिस्तान के जो अतिवादी थे, फंडामेंटलिस्ट थे,
वो कहते थे कि हम रावलपिंडी, उसमें पाकिस्तान की राजधानी थी। आजकल तो राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन उसमें राजधानी रावलपिंडी थी। तो बोलते थे रावलपिंडी से ही हम टैंक पर बैठेंगे और चूँकि कोई इसको रोक नहीं पाएगा भारत में, तो हम सीधे रावलपिंडी में बैठ करके उसी टैंक से जाएंगे और सीधे जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। तो इतना खतरनाक वो टैंक दिया था अमेरिका ने पाकिस्तान को। और हाल तक जो है मैंने जो है बहुत हाल तक जो है ये अमेरिका उसको पाकिस्तान को अस्त्र मैंने तमाम हथियार देता रहा। और बस कुछ ही वर्ष हुए हैं कि जबकि वो पाकिस्तान जो है जाकर फिर हमारे दुश्मन चीन की गोद में बैठकर खेल रहा है। तो विभाजन नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान हमारे दुश्मन की गोद में खेलते हुए वो दुश्मन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं। ये त्रासदी है। और वो पाकिस्तान की जो मानसिकता है सिर्फ हमेशा भारत को नीचा दिखाने की, हालांकि उसकी औकात नहीं है, न आर्थिक रूप से वो इतना है और न सैन्य रूप से है और न कोई काबिलियत है और न कोई काम किया अपने अवाम के लिए। लेकिन एक मन में एक दुर्भावना, एक जलन, एक ईर्ष्या कि हर वक्त जो है भारत को नीचा दिखाना, इस तरह की शत्रुता वहाँ का जो पाकिस्तान का जो राजनीतिक माहौल है, मीडिया का माहौल है। कुछ अब आगे सुनो। और फिर इसके बाद तो ये गद्दार जो है नेहरू जो है कश्मीर को उसी पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया और उस उपनिवेश में भारत विरोधी, आतंकवादी, अलगाववादी, पाकिस्तान हमदर्द संगठनों का, तंजीमों का, समूहों का वो पूरा वहाँ वर्चस्व स्थापित हो गया। और भी धारा 370 और धारा 335 के बूते भारत के खर्चे पर, भारत के पैसे पर ये गद्दारी किया इसने, गद्दार नेहरू। वो मोहनदास करमचंद गांधी अपने देश को धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। उसने देश के टुकड़े भी करवा दिए, पाकिस्तान बनवा भी दिया और वो जिंदा भी रहा। मरा भी तो कुछ महीनों बाद ही मरा वो। तो अब देखिए कि भारत देश के लिए इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ जो कि आपको पूरे इतिहास में नहीं मिलेगा। तो इतना ट्रेजिक इवेंट, इतनी बड़ी त्रासदी भारत के लिए, और इसी भारत की त्रासदी में नेहरू ने अपनी चाल, अपनी साजिश के जरिए वो प्रधानमंत्री पद या सत्ता है। तो वो यानी 14-15 अगस्त की रात को जो भाषण किया नेहरू, 14-15 अगस्त 1947 की रात को जो भाषण किया नेहरू, तो बोला था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, मतलब सौभाग्य के साथ सामना। तो उसका तो सामना हो गया। जो उसकी हवस थी, जो उसकी साजिश थी, उसको मिल गई, सत्ता मिल गई। लेकिन ये देश के साथ जो है ट्राइस्ट विथ मोस्ट ट्रेजिक इवेंट, मोस्ट हिस्टोरिकल ट्रेजिक इवेंट, यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऐतिहासिक एक त्रासदी मिली भारत देश को। तो भारत देश की सर्वाधिक त्रासदी घटना पर उस गद्दार नेहरू को सौभाग्य का माने मिलन
होता है उस गद्दार नेहरू का। तो उसकी गद्दारी का नमूना बस देख लीजिए कि भारत देश के लिए दुखों का पहाड़ जो अभी जिसका नमूना अभी बताया गया है, उसमें उस गद्दार को जो कि उसने सत्ता हथियाया प्रधानमंत्री पद का, तो उसमें वो भाषण कर रहा है कि ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, मतलब कि सौभाग्य के साथ सामना या सौभाग्य के साथ साक्षात्कार उसका तो हो ही गया। लेकिन इस देश का सबसे बड़ी त्रासदी इसके सर पे आ गई, इसके माथे पे आ गई भारत देश के। तो भारत देश की सर्वाधिक त्रासदी में उस गद्दार नेहरू की का सौभाग्य दिखा उसको, और सौभाग्य मिला उसको। ये उसके गद्दारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको गौर से जरूर देखें। एक YouTube देख रहा था, उसमें इंडिया टीवी राजा शर्मा वाला, उसका एक एंकर था पंकज भार्गव। वो प्रोग्राम कर रहा था कि यूपीए की सरकार, जो सोनिया मनमोहन की जो सरकार थी, जो हमारा सामरिक दृष्टि से बहुत मार्मिक और महत्वपूर्ण स्थिति लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर, इसको या तो शांति का क्षेत्र बनाने के बहाने या किसी और के बहाने, जो कि भारत के लिए बहुत सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मार्मिक था, उसे पाकिस्तान को सौंपने की साजिश कर रहे थे सोनिया मनमोहन। उस समय के सेनाध्यक्ष थे जे सिंह, और वही उस इंटरव्यू में, इंडिया टीवी के इंटरव्यू में बैठे थे, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार मैं अड़ गया, और बताया कि नहीं, ये भारत के सामरिक दृष्टिकोण के बहुत ही खिलाफ होगा, बहुत ही प्रतिकूल होगा। तब जाकर के सब पीछे हटे, वरना इन सबों की साजिश थी कि सियाचिन ग्लेशियर को शांति का क्षेत्र बनाने के बहाने दुश्मन पाकिस्तान को सौंपा जाए। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा मौका नहीं है किसी जीएनपीसी के, चाहे सोनिया हो, चाहे मनमोहन हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राजीव हो, चाहे इंदिरा हो, नेहरू ने इस देश के साथ घोर गद्दारियां नहीं की। लेकिन इससे भी बड़ी बात वो मानसिकता देखिए उस पंकज भार्गव की। वो गद्दार पंकज भार्गव एक बार भी नहीं कह रहा है कि ये गद्दारी जो है सोनिया मनमोहन की है। बार बार अनाप शनाप तो पूछ रहा है कि किसकी थी, उसकी थी। तो ये मानसिकता है जो कि देश के खिलाफ गद्दारी को, एक तबका है जो कि उसको गद्दार नहीं मानता है, या मानता भी होगा तो उसकी जबान नहीं खुलती है। इसको समझाने के लिए भारतीय जनता दल एक एंकर की मानसिकता का हवाला देना चाहता है। जब जेएनयू के प्रांगण से गद्दार कन्हैया कुमार और उसके गिरोह ने सरेआम इस देश के खिलाफ ये नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इसके खिलाफ पूरे देश में कोई रोष नहीं हुआ। दो एक लोगों ने वो उसको पकड़ के ले जा रहा था, तो कुछ वकील उसको पीटा पाटी कर रहे थे। पीटने से नहीं, पूरा देशभक्ति का तकाजा है। यदि देशभक्ति लोगों में होती
तो पूरे देश के लोगों में उबाल आता और कहते कि इस कन्हैया कुमार गैंग को बगैर कोई समय गंवाए तुरंत सेना के हवाले करिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ। ये उसी बात का द्योतक है। लोगों में मुल्क प्रति जो मोहब्बत होनी चाहिए, या मुल्क और जो देशभक्ति है, कि यदि देश के खिलाफ कोई ऐसा कहता है तो वो देश के खिलाफ कहता है तो हमारे देश, तो हमारा खुद के वर्चस्व को सीधे वो चुनौती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का वर्चस्व जो है वो मुल्क के वर्चस्व से जुड़ा हुआ है, वजूद से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जरा देखिए, लोगों में उबाल आता है, और सबसे अधिक उबाल आएगा जो पांथिक कोई बात हो जाती है। कोई साधु पालघर में हत्या हो जाए, तमाम बैठ जाएगा हिंदू मुस्लिम करने के लिए। कोई हिंदू विरोधी कोई बोल दिया, तमाम सड़कों पर उतर जाएंगे। कोई राहुल के खिलाफ बोल दिया, वो बैरक में इनकी सेना रखी रहती है, जेएनपीसी वालों को वो निकल आएगी। उसी तरह बीजेपी की भी सेना है, बैरक में रखी निकल आएगी। कोई आरक्षण पर बोल दिया तो भीम सेना निकल आएगी। कोई भाषा के खिलाफ बोल दिया, तमिल के खिलाफ बोल दिया, कन्नड़ के खिलाफ बोल दिया, तमाम। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पर कोई जो है वो यही दिखाता है कि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति किस तरह से कुचली हुई। इसीलिए भारतीयों तो इसी के नमूने को समझाने के लिए ये भारतीय जनता दल बता रहा है कि जब वो नारा उसका लगा तो पहली जो है, यानी जो देशभक्ति का जो नकली व्यवहार है वो आदरणीय मोदी जी के द्वारा ही दिखाया गया। उनमें जरा भी संवेदना नहीं आई यह कि जिस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इस तरह का नारा उस भारत राष्ट्र के सार्वभौमिकता और संप्रभुता और सॉवरेनिटी पर हमला है। ये पता नहीं इतनी समझ वो आदरणीय मोदी जी को है या नहीं। भारतीय अवाम ताकत दल को पूरा का पूरा संदेह है, डाउट। या किसी देश या भारत राष्ट्र के संप्रभुता क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, सार्वभौमिकता क्या होती है, इसका भी ज्ञान आदरणीय मोदी जी को है या नहीं, इस पर भी भारतीय अवाम ताकत दल को बिल्कुल संदेह है, डाउट है। और है भी तो उसके प्रति उचित संवेदना, उचित संजीदगीपन, उचित जो है वो सेंसिबिलिटी आदरणीय मोदी जी में है कि नहीं है, इस पर भी भारतीय जनता दल को काफ़ी संदेह है, डाउट है, शुभा है। इसीलिए तो इन्होंने उसको मामूली मान करके अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया। फिर तो इस देश के साथ गद्दारी करने वालों को पूरा मौका मिला और उसकी एक लंबा सिलसिला चला उसका। जिसको सेना के हवाले करना चाहिए, जिसके समर्थन में जो लोग भी आए उनको सेना के हवाले करना चाहिए था। ये न करके फिर उसी गद्दार कन्हैया कुमार को, ये देश विरोधी, देश के खतरनाक दुश्मन गद्दार कम्युनिस्ट वालों ने उसको टिकट दिया संसदीय चुनाव लड़ने का। ये देखिए गद्दारी वो कम्युनिस्टों की।
देखिए ये सब जो है छोटे मोटे गद्दारी, अभी विजयन भी सब निकाला गया है कि उसकी कोई उसका स्टाफ जो है पॉलिटिकल इम्यूनिटी लेकर के तस्करी कर रही थी, ये आ रहा है और उसे वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो विजयन है ना वो केरल का जो चीफ मिनिस्टर, उसी का कोई स्टाफ जो है पॉलिटिकल इम्यूनिटी का फ़ायदा ले करके वो सऊदी अरब से करीब 30-35 लाख का सोना जो है वो की तस्करी कर रही थी। ये जरूर कहेंगे, लेकिन कम्युनिस्ट वाले कितने खतरनाक गद्दार हैं और इनका इतिहास है, इसके विषय में इन सबों की घिरगी बंद रहती है। और इसी देश के दुश्मन और खतरनाक शत्रु और गद्दारों के माने प्रवक्ताओं को ये गद्दार चैनल जो है ये भुलाते रहते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, ये तो दिखाता है, भुलाते रहते हैं परिचर्चा में, डिस्कशन में। तो इतने खतरनाक दुश्मन कन्हैया कुमार, देश का दुश्मन कन्हैया कुमार को ये देश के गद्दार कम्युनिस्टों ने संसदीय चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए। और कहाँ से वो कंटेस्ट किया उसने, कहाँ से चुनाव लड़ा? बेगूसराय, बिहार। अब उसके बाद भी गद्दारियों का सिलसिला देखते जाइए। ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमारे देश में देशभक्ति किस कदर जो है समाप्त है या कुचली हुई है। इसके बाद सिनेमा जगत में काफ़ी नाम कमाया था जावेद अख्तर, काफ़ी लोग बड़ी वो श्रद्धा से देखते थे। उसने सब वो मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में क्या मिला? वो अपने असली रूप को दिखा दिया। ये सब जो है जब वक्त आता है असली रूप को दिखाते हैं ये गद्दार जो है, या वो जावेद अख्तर ऐसे। तो कन्हैया कुमार जो गद्दार था, जिसने नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके चुनाव प्रचार, उसके पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आया था गद्दार जो है जावेद अख्तर और उसकी बीवी गद्दार शबाना आजमी। और इन दोनों गद्दारों को बॉलीवुड भी आज तक उसको बाहर नहीं किया। उस गद्दार जावेद अख्तर का वो अभी भी विज्ञापन मिल रहा है, अभी भी काम मिल रहा है। तो ये कहाँ तक ये इस तरह की गद्दारी फैली हुई है, या देशभक्ति बिल्कुल लगभग एब्सेंट है, लगभग वो गायब है। अब इसके बाद वो गद्दार एंकर किशोर अजवानी टॉक शो करवाया इसी से, गद्दार कन्हैया कुमार, देश के गद्दार कन्हैया कुमार से इसने टॉक शो करवाया। ये किशोर अजवानी ने, ये भी गद्दारी है। अब देखिए मानसिकता, बात उधर आ गई। तो बात जो है उठी थी पंकज भार्गव, जो इंडिया टीवी का एंकर था, वो बता रहा था जो बता रहा था कि कैसे सोनिया मनमोहन सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत के पक्ष का बहुत महत्वपूर्ण और संजीद लोकेशन था, उसको सब दे रहे थे पाकिस्तान को, एक गद्दारी कर रहे थे। तो ये नहीं करा कि ये सब गद्दारी कर रहे थे। इस तरह के ये गद्दार एंकर हैं पंकज भार्गव जैसे। और दूसरा नमूना देखिए, तो जब ये देश के घोर गद्दार कन्हैया कुमार से जब टॉक शो करवाया इस गद्दार एंकर किशोर अजवानी ने, तो क्या कर रहा है? जरा गौर से हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय, हम जरा इसको सुने। वो गद्दार किशोर अजवानी उस टॉक शो में कह रहा है कि यदि किसी ने कह ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? इस कदर मुल्क के प्रति जो है
यानी संवेदनहीनता और देशभक्ति का भाव और गद्दारी करने का ये खुराफात, देश के खिलाफ गद्दारी करने का खुराफात। तो भारतीय जनता दल को 2-3 यूट्यूब में ये कहना पड़ा उस किशोर अजवानी को, हालांकि ये बात उसके अंदर पहुंची जरूर होगी। ये कहना पड़ा कि मान लो किशोर अजवानी महोदय, आपके सामने कोई सिरफिरा किस्म का कोई व्यक्ति आपकी माँ और बहन की गाली आपको देने लगे, तो आपको उत्तेजना आएगी कि नहीं आएगी? आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? आपको गुस्सा जरूर आएगा, क्रोध जरूर आएगा, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत वाली बात है। देश के खिलाफ जब बोला जा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस पर आपकी आत्मा नहीं हिल रही है, उस पर आपने आत्मा को मार लिया है गद्दारी, देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। तो खैर, भारतीय जनता दल ने नमूने बताया कि इस तरह के एंकर हैं, इस तरह का मीडिया है, ये देश के लिए ये भी गद्दार हैं। भारतीय जनता दल का काम बहुत ही कठिन है, समझ जाइए कि किस तरह का गलत नज़रिया, गलत दृष्टिकोण, गलत अवधारणाएं हम भारतीय भाई बहनों के दिमाग में बिल्कुल ठूसी हुई हैं, बिठाई गई हैं, और वो हाईली इनग्रेन्ड हैं, और डीपली इंट्रेंच्ड हैं। उस मानसिकता की सफाई करना, उसको बाहर निकालने की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता दल की। मैं इसको निकाल करके मुल्क परस्ती का जज्बा लाइए। और जब देखिए, अब जब मुल्क परस्ती की भी बात भारतीय जनता दल करता है, तो वो बैठा हुआ बीजेपी आरएसएस वाला कि नहीं, मुल्क परस्ती तो वही होगी जो आरएसएस सिखा रहा, वो हिंदुत्व वाली, उसको भी प्रदूषित करने के लिए सब बैठे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता दल बराबर चेतावनी दे रहा है कि आरएसएस बीजेपी वाली मुल्क परस्ती और उसका राष्ट्रवाद, जो कि इस देश को बहुत दुख दे रहा है, उसको उखाड़ फेंकना है। इस मुल्क को मुल्क परस्ती की बहुत ज़रूरत है, और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना की बहुत ज़रूरत है। लेकिन शुद्ध रूप से जिस भावना और जज्बे को हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, और अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, जिन्होंने अपनी जान दी, अपना प्राण सहित सर्वस्व न्यौछावर किया भारत माता की बलवेदी पर, हमारे मुल्क की आज़ादी की खातिर मौत को हंसते हुए गले लगाया, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा। और उन्होंने सिखाया था कि मुल्क सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, मुल्क के बराबर और मुल्क से बड़ा कुछ भी नहीं है इस देश के लोगों के लिए। अपने लिए देश ही जो है सबसे बड़ा ईमान और सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारे ईश्वर, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, उससे भी ऊपर है। यह हमारे गीता, रामायण, कुरान, ग्रंथ साहिब, बाइबल, उससे भी ऊपर है। यह भावना प्रत्येक देशवासी के मन में, प्रत्येक भारतीय भाई बहन के मन में, प्रत्येक भारतीय आवाम के मन में आना बहुत जरूरी है, तभी कुछ कल्याण संभव है। जो सिखा रहे हैं कि उत्तेजित तो हो, जब हिंदुत्व वाली बात आए तो उत्तेजित हो जाओ,
जब इस्लाम की बात आए तो उत्तेजित हो जाओ, सिख पंथ की बात आए उत्तेजित हो जाओ, इनके ईसाई तो उत्तेजित हो जाओ, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इस पर उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। भारत के साथ कोई गद्दारी करे उस पर उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। इस तरह का दृष्टिकोण जो है ये 60-70 सालों से इस जेएनपीसी ने हम भारतीय भाई बहनों के दिमाग में डाला हुआ है। उस दृष्टिकोण को हटाना है, उस दृष्टिकोण का नाश करना है। तो भारतीय जनता दल का काम बहुत बड़ा है और ये काम तभी आसान होगा कि जब प्रत्येक भारतीय भाई बहन इसमें सहर्ष है भारतीयता की बात कि सब लोग इस देश के लोग भारतीय हैं, हमारे भारतीय भाई बहन हैं और कोई फर्क नहीं है। ये बस शुरुआत यही से करनी है, कोई फर्क नहीं है। वो फर्क इस आधार पर आप नहीं कर सकते कि वो किसी और पंथ को मानता है और आप किसी और पंथ को मानते हैं। ये पंथ वगैरह की बातें बहुत दूर। जात के आधार पर जो आइडेंटिटी थी उसको संविधान ने सब्स्यूम करके बस एक आइडेंटिटी दी कि हम भारतीय, और इन अमर शहीदों ने भी कहा कि हम भारतीय। इसलिए जाति की बात नहीं करनी है। और है भी जात हमारी एक ही जाति के, हम भारतीय हैं। जात की बात वो माने यदि वो कहते भी हैं तो कहना है कि भाई हमारी बस एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, हमारा एक ही संप्रदाय है कि हम भारतीय हैं। कुछ भी कह लीजिए, हमारा एक ही समूह कि हम भारतीय हैं और इन भारतीयों में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। सब लोग समान हैं, सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक ही हैं। ये भावना भी फैलानी चाहिए और व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग, ये बार बार भारतीय जनता दल कह रहा, व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ मतलब कि कोई भी इस तरह से स्कीम आती है, कोई भी इस तरह से नई खोज आती है, नई व्यवस्था आती है, तो उसमें ये विचार, ये भावना कि इसका लाभ सिर्फ हम ही उठाएं, दूसरे न उठाएं। नंबर एक, पहले हम उठा लें और इसके बाद जो बचे खुचे जूठन हो वो दूसरे लोग उठाएं। नंबर दो, ये दो भावनाओं का बिल्कुल जड़ से परित्याग करना होगा आप सभी भारतीय भाई बहन। इसका परित्याग करके इस विचार को पैदा करना होगा, पालना होगा कि पहले लोगों की भलाई हो, लोगों की भलाई में अपनी भलाई है, समाज की भलाई में अपनी भलाई है, इस देश की भलाई में ही अपनी भलाई है। इस विचार को पालना होगा, विचार को भी, और उसी अनुसार अपना आचरण और व्यवहार को उसमें उसको ट्रांसलेट करना होगा, उसको उसी तरह व्यवहार करना होगा। तब जाकर के ये मैंने इस जेएनपीसी ने इस देश सभी अवसर दिया है, लूटना बेतहाशा। अरे देखिए ना, सन 1980 तक जो है चीन की वो आर्थिक शक्ति कह लीजिए, भारत की आर्थिक शक्ति में लगभग बराबर थी, लगभग एक ही जैसे थी। और इन 40 सालों में चीन ने हमारी आर्थिक शक्ति का 5 गुना कर लिया और ये जेएनपीसी तब से लूटती ही रही और लूटना भी सिखाया, खुद लूटती रहे और लूटने की संस्कृति डाली। आज आईएएस वाला भी लूट रहा है, डीएम भी लूट रहा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी लूट रहा है। हम नहीं कहते कि सभी लूट रहे हैं, लेकिन अधिकांश तो लूट रहे हैं ना। तो यूपीएससी जितना भेजती है कि देश की सेवा करने के लिए, वो लूट ही रहे हैं सब। इनकी वो एक
मुश्किल से 30-32 साल की एक चंद्रकला थी IAS, वो बड़ी ईमानदार अपने को स्ट्रिक्ट दिखाती थी। पता चला कि उसने इतने ही 2-4 सालों में 3 से 45 करोड़ रुपया उसने लूटा है। तो NPC ने इस देश को तो लूटा ही और सबको भ्रष्ट भी बनाया और लूटने के लिए जो है पूरा माहौल दिया और प्रेरित किया, यानी देश के संसाधन को खुद लूटा और लुटवाया इस दौरान। और वहीं पर चीन ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था जो कि 1980 में बराबर थी, उसका 5 गुना कर दिया। तो कितनी गद्दार है NPC। ये हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें, विचार करें, मंथन करें और इसको समूल रूप से NPC को भी, वाम दलों को भी और इस BJP को भी, ये BJP इन दोनों को रक्षा कर रही है, पाल रही है। अब किन कारणों से पाल रही है? ये एक तो इमीडिएट कारण हो सकता है कि किसी को दिखाकर उसको वोट लेना है, तो BJP को भी इसका भी सर्वनाश करना है। और कहाँ करना है? बैलेट बॉक्स पर। और ये सुनिश्चित करना है कि इनको सबक सिखाना है शून्य वोट को सुनिश्चित करके। अभी और भी बातें होंगी और ये मिशन जो है बहुत ही लंबा है, बहुत ही कठिन है, लेकिन ये आप लोगों के सहयोग से ही आसान होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।